गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे वीडियो में आपके लिए हिंदी का अगला पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम आपको कल पढ़ा रहे थे समास। समास क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी कहा था, सब कुछ बता दिया था। कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन ये हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप। और संक्षिप्तीकरण। समझ में आई आप लोग को बात? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन अभी कभी कभी बनने लगे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कल का वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये था कि हम आपको अव्ययी भाव समास पढ़ा रहे थे। अव्ययी भाव समास समास का पहला पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसमें आपका पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, जिसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा चुकी थी। आइए फिर से देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास मैंने बताया था कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद, तथा एक मैंने ये भी बताया था कि समास में एक मुख्य पद होता है और एक प्रधान पद, जिसको मुख्य पद को प्रधान पद कहते हैं, और एक दूसरा गौड़ पद होता है जिसे अप्रधान पद कहते हैं। अप्रधान पद से मतलब ये है कि जिसका वाक्यों के पदों के समूह में जिस शब्द पर अर्थ का बल कम पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अप्रधान पद। अपने नाम से ही वो अपने आप को व्याख्या करता है। और मुख्य पद मतलब उस पर अर्थ का बल अधिक पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य पद या प्रधान पद। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं कुछ आपको नया बताना चाहती हूँ। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद अव्यय होता है और वही मुख्य होता है। ठीक है, मुख्य पद क्या होता है? पूर्व पद, और पूर्व पद ही अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द वे होते हैं, मैंने कहा था पूर्व पद प्रधान और वह अव्यय। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। ये कल पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अब अगला पॉइंट है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति। जैसे मैंने आपको बताया था बार बार, पल पल, धीरे धीरे, मंद मंद, ये सारे शब्द किसके उदाहरण है? शब्दों की पुनरावृत्ति के। बार बार, पल पल, दिन दिन, गांव गांव, ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के। जब एक ही शब्द की फिर से पुनरावृत्ति हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं, जैसे मैं कहूँ दिनों दिन। दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में। अगर मैं कहूँ आपसे बातचीत तो बात ही बात में, या मैं कहूँ आपसे बातों बात तो बात ही बात में, वही अर्थ निकलता है। मैं कहूँ आपसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, क्या होगा? हाथों हाथ।
इसको जब आप तोड़ेंगे तो हाथ ही हाथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये अव्ययी भाव समास के, जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए, ये होता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने आपसे बताया था कि ये उपसर्ग और प्रत्यय का समास है, कल मैंने आपको बता दिया है ये सब। इसमें मुख्य उपसर्ग हैं जैसे प्रति, भर, अनु, आ, बे, नी, ये सारे उपसर्ग, इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय का समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, जैसे भरपेट, जैसे अनुचर, जैसे आजन्म, जैसे बेकाम, जैसे निडर। ये सारे शब्द किसके आते हैं? अव्ययी भाव समास में। इसलिए आप कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है? उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बना हुआ समास कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। इतना मैंने आपको कल बताया था और मैंने थोड़ा सा डीप में भी आपको बता दिया है। अगर आप मेरी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट करके पढ़ते हैं तो बिल्कुल नो डाउट आपको कहीं भी सिलेक्शन देने से हिंदी में कोई नहीं रोक सकता और मैं आपको ज़रूर सिलेक्शन दिला के रहूँगी। अगर अव्ययी भाव समास का अगला पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला तो मैंने क्या बताया, अव्ययी भाव समास का अगला पॉइंट है कि इस समास में यदि पूर्व पद संख्यावाची हो, केवल इसी में पूर्व पद यदि संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद नदीवाचक संज्ञा, नदीवाचक संज्ञा मतलब क्या हुआ? केवल इसी के लिए बोला है मैंने, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके जस्ट बगल में कोई नदी का नाम हो, किसी भी नदी का नाम हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। लेकिन अगर पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद में किसी भी नदी का नाम नहीं है और कोई नाम है, कोई भी और नाम है, तो वहां पर ये समास नहीं होगा। मैंने इसीलिए बार बार यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद तुरंत अगर कोई नदीवाचक संज्ञा हो तभी यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ उदाहरण क्या है। जैसे नदीवाचक संज्ञा, जैसे मैं कहूँ पंचगंगा, ये गंगा क्या है? ये पूर्व पद है जिसको मैंने कहा संख्यावाची, और ये उत्तर पद हुआ कि नहीं? गंगा। गंगा अगर उत्तर पद हुआ तो ये पंचगंगा कौन से समास में आएगा? बहुत लोग इसको द्विगु समास में कह देंगे, लेकिन इसको कतई आप द्विगु समास में नहीं कहेंगे। मैंने इसलिए बार बार यहाँ लिख दिया है कि यदि पूर्व पद में संख्यावाची हो और उत्तर पद नदीवाचक संज्ञा हो तभी वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अगर किसी भी नदी का नाम नहीं है तो वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं चौराहा, क्या यहाँ अव्ययी भाव समास है? कमेंट करके बताइए। यहाँ अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि चौ तो है पूर्व पद में संख्यावाची, लेकिन राहा कोई नदी नहीं है। मैंने केवल नदीवाचक संज्ञा की बात की है। अगर उत्तर पद में कोई नदीवाचक संज्ञा है तो ही यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कतई भी डाउट में मत रहिएगा, बिल्कुल क्लियर कट पढ़िए और बहुत ही एंटरटेन तरीके से पढ़िए। जितना एंटरटेन करके पढ़ेंगे हिंदी उतनी ही अच्छी लगेगी। ठीक है, हिंदी में रस होता है, रस लेकर पढ़िए। चलिए, पंचगंगा,
पंचगंगा क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास। मैंने आपको कहा कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में यदि कोई नदीवाचक संज्ञा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगा, दूसरा द्वियमुनम, ठीक है, पंचगंगा द्वियमुनम, क्लियर। कभी कभी श्लोक शब्द सिंधुम भी बोलते हैं, लेकिन वो शब्द इतने पूछे नहीं जाते। जो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं मैं यहाँ आपको लिखवा देती हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी आ जाए, अगर कोई भी नदी का नाम आके अगर पूर्व पद में आपके संख्यावाची शब्द आ जाए और उत्तर पद में नदीवाचक संज्ञा आ जाए तो वहाँ आपको अव्ययी भाव समास लिखना ही होगा। हमारा अगला पॉइंट है अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण, कल मैंने आपको ये बात बताई थी, लेकिन वीडियो छोटा होने की वजह से मैंने पूरी तरीके से नहीं बताया, तो मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहती हूँ कि अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं भाई? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज तेज, राम तेज तेज दौड़ता है। राम तेज तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? दौड़ना है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? राम दौड़ता है। अगर हम ये शब्द हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? राम दौड़ता है, ठीक है। लेकिन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज तेज, तो मतलब दौड़ने की क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है कि नहीं? और ये दोनों शब्द की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया था। तो कौन से समास में जाएगा ये? अव्ययी भाव समास में। इसका मतलब हमारा ये उदाहरण बिल्कुल तरीके से क्लियर कट है कि अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर कट, समझ में आ गया बात? तो इस हिसाब से आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि अव्ययी भाव समास के पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। यहाँ हमारा अव्ययी भाव समास खत्म होता है। अब हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। आइए आते हैं हम तत्पुरुष समास में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तत्पुरुष समास। किसी भी चीज़ को बहुत ढंग से पढ़िए और एकदम डीप में जाके अच्छे ढंग से पढ़िए, जिससे फिर आपको बार बार उस चीज़ों पर पॉइंट आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कल मैंने आपको बताया है तत्पुरुष समास। कल मैंने आपको बताया है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था ना कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद किस समास में प्रधान होता है भाई? तत्पुरुष समास में। किस समास में? तत्पुरुष समास में। क्वेश्चन क्लियर कट तरीके से पूछा जाता है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास उत्तर पद किस समास में प्रधान है? तत्पुरुष समास। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा तत्पुरुष समास होता क्या है। इसमें पहला पॉइंट है कारक चिन्हों का लोप होता है। अब आप अच्छे से जान रहे हैं कि कारक क्या होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ कारक पढ़ाऊंगी तो मुझे कारक में पूरी तरीके से डूब जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास में हमें 8 कारकों का प्रयोग नहीं करना है।
हमें केवल 6 कारकों का ही प्रयोग करना है। कितने कारकों का? तत्पुरुष समास में हमें केवल 6 कारकों का ही प्रयोग करना है। तो मैंने आपसे कहा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है और इसमें 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और अगला मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और छठवां मैं यहाँ लिख देती हूँ अधिकरण कारक। ठीक है, कारक कितने हैं? 8 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में हमें कितने कारकों का प्रयोग करना है? 6 कारकों का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। यही 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, कितने प्रकार? यही 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी है। जितना आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है कर्म को। ठीक है, करण का क्या होता है? से, लेकिन साधन, किसी भी साधन के लिए। ठीक है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कारक चिन्ह आप नोट करते चलिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक का भी कारक चिन्ह होता है से, लेकिन यह से अलगाव के अर्थ में होता है। ठीक है, अलगाव मतलब 2 वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हो, चाहे 2 व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो रहे हो, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, लेकिन कारक चिन्ह हमें पढ़ना है तो यहाँ पर से है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि जब विग्रह करते हैं तो पदों का समूह फिर से हो जाता है और जब उसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? समास हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब हम पदों के समूह को जोड़ते हैं तो वह समास हो जाता है और जब विग्रह करते हैं तो पूरे पद एक दूसरे की तरह से पदों के समूह में बढ़ जाते हैं। तो पदों के समूह में हम पदों को जब विग्रह करेंगे तो वहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जब लोप होगा तो आपको इन्हीं चिन्हों में से बताना रहेगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा कारक यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसा कि शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, की, के, और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, पर, कभी कभी पै भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही इम्पोर्टेंट है, में और पर। ठीक है, अब शब्द कैसे आते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। ठीक है, और अगर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी दिक्कत को पूरी तरीके से पूरा करने का की कोशिश करूँगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव में अधिक संबंध का की के रारी रे और अधिकरण में पै पर। ठीक है, तो कर्म को मतलब जैसे अब हमें जिस शब्द में को का लोप आएगा, मतलब को छुपा हुआ है तोड़ने में, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे करण कारक मैंने बताया आपको, तो करण कारक का चिन्ह होगा को। ऐसे उदाहरण हैं गगनचुंबी। क्या है भाई? गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली। को का लोप आया कि नहीं? गगन
को चूमने वाली, गगनचुंबी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर आप इस तरह के शब्दों को जब तोड़ना सीख जाएंगे, इसी को समास का विग्रह कहते हैं, अगर आप तोड़ना सीख जाएंगे तो आप तुरंत समास बता देंगे कि कौन सा समास है, और आपको परीक्षा में देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास है। लेकिन मेरी एक एक बातों को आप एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से पॉइंट आउट करिए। तो करण कारक का को हो गया, ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। दूसरा क्या था हमारा, सॉरी ये कर्म कारक था। ठीक है, अब क्या है, करण कारक। करण कारक का क्या चिन्ह होगा, से साधन। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए साधन का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होगा, करण कारक। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कपड़ छना, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ये शब्द, ऐसे शब्द आ सकते हैं। अब वही शब्द पुराने नहीं आएंगे कि रोगग्रस्त, ऐसे शब्द बहुत कम आएंगे, इसलिए याद रखिएगा कपड़ छना। अब इसको जरा तोड़िए भाई, कपड़े से छना हुआ, छानने के लिए किसका प्रयोग किया गया, कपड़े का। किया गया कि नहीं, छानने के लिए कपड़े का प्रयोग किया गया। मतलब कपड़ा साधन के रूप में प्रयोग हुआ कि नहीं, छानने के साधन के रूप में कपड़ा प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर मैंने से का प्रयोग कैसे बताया है आपको कि कपड़े से छना हुआ से आया, साधन की प्रयोग की तरह से आया। तो ऐसे शब्द जब आएंगे तो वहाँ पर करण तत्पुरुष कारक होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को और ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कर्म कारक को हो गया और करण कारक क्या हुआ, से, साधन के लिए हो गया। संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह मैंने क्या बताया है, के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। जैसे मैं आपसे कह दूं भूत बलि, जरा तोड़िए भाई, कमेंट करके बताइए, भूत के लिए बलि हुआ कि नहीं, भूत के लिए बलि है कि नहीं भाई। इस तरह के शब्द वहां पर कारक चिन्ह का लोप होगा। तो ये कौन से समास में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष के कौन से प्रकार में, संप्रदान कारक में। ठीक है, तो मैं आपको जब पूरा समास पढ़ा दूंगी तो समास के सारे उदाहरणों से एक वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से पूरा समास का जितने भी उदाहरण लगभग बनते हैं मैं आपको सारे उस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अभी आप ढंग से पढ़ लीजिए। दूसरा है, अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह है, मैंने आपको बताया था, से, अलगाव के अर्थ में। किस पे, अलगाव के अर्थ में। अब यहाँ पर ये कौन से कारक का चिन्ह मैं बता रही हूँ, संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष कारक। तत्पुरुष का ये एक प्रकार है, ध्यान से पढ़िएगा। अपादान कारक से और करण कारक भी से है, पर से वहाँ पर साधन के अर्थ में है और यहाँ पर से क्या है, अलगाव के अर्थ में है। इसलिए मतलब दो वस्तुओं में अलगाव होगा। अगर मैं आपसे कह दूं देश निकाला, अगर मैं यह उदाहरण लेती हूँ देश निकाला, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे देश से निकाला। मतलब कोई व्यक्ति अपने ही देश से अलग किया गया है, अलगाव आया है कि नहीं, यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला कारक है हमारा संबंध तत्पुरुष कारक। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष के ही प्रकार हैं।
ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष कारक का चिन्ह मैंने आपको बताया है अभी अभी, का, की और के। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला मैं आपको बताती हूँ। संबंध तत्पुरुष कारक में इसका उदाहरण आप इस तरह से देखेंगे, वनवासी। अगर आप इसका विग्रह करेंगे इस शब्द का, तो इसी में से कोई एक का प्रयोग आपको करना है इसका विग्रह करने पे। तो जरा विग्रह करिए, वनवासी। वन का वासी भी हो सकता है और वन के वासी भी हो सकता है। तो विग्रह करने पर वन के वासी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तो आप बताएंगे ये संबंध तत्पुरुष समास में आएगा। इस प्रकार के कई उदाहरण मैं आपको समास के लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी और सारे उदाहरणों से परिचित करा दूंगी जिस प्रकार के उदाहरण आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण तत्पुरुष कारक। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष कारक। इसको तत्पुरुष समझिएगा भाई, त बना के जीरो बनाया है मैंने। ठीक है, में और पर। याद रखिएगा इन सब बातों को कि आपको तत्पुरुष कारक में केवल 6 प्रकार के कारकों का प्रयोग करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें ये हमारा लास्ट है अधिकरण कारक। अगर मैं कह दूं वनवास, तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, वन में वास। किसका प्रयोग किया गया, किस कारक चिन्ह का, में का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं तत्पुरुष समास, क्लियर कट? अगर समझ में आ गया तो हम प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। तो मैंने बताया है आपको तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद किस समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में होता है। इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है, 6 कारक होते हैं और तत्पुरुष समास के वही 6 कारक ही उसके प्रकार होते हैं। कैसे शब्द आएंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं लास्ट वीडियो में, समास के लास्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अगला, अब आप अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास भाई? कर्मधारय समास। पहले ये तत्पुरुष के प्रकार थे, लेकिन क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है इसलिए ये तत्पुरुष के प्रकार में रखे जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अलग हो गए हैं, इनकी अपनी भी कोई वैल्यू हो गई है, इसलिए इस समय समास के 6 प्रकार होते हैं। आपको प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाएगा कि समास के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। उसमें तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें इसे विशेषण विशेष्य का समास कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य और विशेषण, चाहे विशेषण और विशेष्य आप दोनों कह सकते हैं, का समास कहते हैं। इसे उपमेय और उपमान का समास कहते हैं। किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान। याद रखिएगा, इसमें विग्रह करने पर आप है जो या के समान शब्दों का प्रयोग करेंगे। कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य का समास कहते हैं और उपमेय और उपमान का समास कहते हैं। अगर आप विशेषण विशेष्य की भांति इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर के समान विशेषण विशेष्य की भांति तोड़ेंगे तो यहाँ पर है जो का प्रयोग करेंगे विग्रह करने पर। अगर आप विग्रह करेंगे तो है जो से तोड़ेंगे, मैं शब्दों को अभी बताऊंगी, और उपमेय उपमान से तोड़ेंगे तो रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के शब्दों का रूपी या के समान। विग्रह करने पर आप रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग करेंगे।
तो याद रखिएगा विशेष सदैव विशेषण के बाद ही प्रयोग होगा। कर्मधारय समास की ये विशेषता है कि विशेष सदैव विशेषण के बाद प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी यह आगे भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण आप नेचुरली आप अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल परिभाषा यही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। लेकिन आपको मेन पॉइंट में ये जानना है कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं भाई, तो जो ये विशेषण है, मतलब देखिए आगे विशेष, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मैंने यहाँ कहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष में मैं ये कह रही हूँ कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम ही हुआ कि नहीं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है मतलब संज्ञा या सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम को यहाँ ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया जाता, यहाँ पर मेन होता है आपका विशेष क्या, संज्ञा होता है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि विशेष किन शब्दों को कहते हैं, तो विशेष एक संज्ञा होता है जिसकी विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, और जो शब्द जो ये विशेषण जिसकी भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। और विशेष सदैव संज्ञा होता है। ठीक है, अब आगे आइए। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। कितने मिनट का हुआ? कर्मधारय समास, तो मैंने आपसे कहा उपमेय, ये उपमेय उपमान का समास है और विशेषण और विशेष्य का समास है। जैसे आप मैं यहाँ पे एक शब्द लेती हूँ देहलता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस प्रकार से मैंने आपको विग्रह करने को बताया है के समान रूपी या है जो, तो मैं इस तरह से इसको विग्रह करूँगी देह रूपी लता, या मैं ये कह सकती हूँ लता रूपी देह, मतलब शरीर। इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। और इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से इसके उदाहरण बनते हैं। और अगला हम इसके आगे कर्मधारय समास हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और धन्यवाद।